हेलो फ्रेंड, वेलकम टू न्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म स्टडी वर्ल्ड, कलम शून्य से शिखर तक। तो फ्रेंड, आज का हमारा साइंस में टॉपिक्स है मोशन, गति। तो गति में हम सबसे पहले देखते हैं अदिश एवं सदिश राशियाँ, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज, अदिश राशि क्या होती है? वे राशियाँ जिनकी व्याख्या करने के लिए या जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण व उसके मात्रक की आवश्यकता होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे अदिश राशि में जैसे डिस्टेंस, दूरी, मास, द्रव्यमान, आयतन, वॉल्यूम, स्पीड, चाल और समय, कार्य, दाब, शक्ति, ऊर्जा एवं ताप इत्यादि, ये सारी अदिश राशियाँ होते हैं। इनको व्यक्त करने के लिए केवल इनके परिमाण, एक संख्या और इसके मात्रक की ज़रूरत होती है। जैसे कह दिए कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, तो इसमें 5 जो है वो एक नंबर संख्या हो गई, यानी परिमाण हो गए उसका, और मात्रक में 5 किलोग्राम उसका मात्रक हो गया। तो इससे ये पूरी तरह व्यक्त किया जा सकता है। तो सदिश राशियाँ क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटीज, वे राशियाँ जिनकी व्याख्या करने के लिए परिमाण मात्रक के साथ साथ दिशा की ज़रूरत होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, संवेग, मोमेंटम, आवेग, इम्पल्स, त्वरण, एक्सेलरेशन, फोर्स, बल। तो जैसे देखिए, अब इसमें दिशा की क्यों ज़रूरत हो? जैसे हमने अपने कोई फ्रेंड से बोला कि दरवाज़ा खोलो, इसमें 10 न्यूटन का बल लगाकर दरवाज़ा खोलो, तो इसमें हमारे फ्रेंड को अभी ये नहीं क्लियर कि हमको दरवाज़ा खोलने के लिए किस दिशा में फोर्स लगाना है, बल लगाना है। तो अगर हम कह दें कि दरवाज़ा खोलिए, अंदर की तरफ 10 न्यूटन का बल लगाकर दरवाज़ा खोलो, तब उसको पूरी बात हमारी समझ में आएगा, तब वो अंदर की तरफ। तो इसमें दिशा यानी डायरेक्शन लगा दिए, तब हमारी बात पूरी हुई है। तो इसलिए सदिश राशियों में मात्रक, परिमाण के साथ साथ हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। तो ये हुआ। अब गति की सापेक्षता, रिलेटिविटी ऑफ मोशन, गति की सापेक्षता। अब देखिए, गति एवं विराम अवस्था क्या होती है? जब कोई वस्तु किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ साथ बदलती है, उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, तो वस्तु को हम गति अवस्था में कहते हैं कि वस्तु गति अवस्था में। लेकिन जब वस्तु समय के साथ साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन ना हो, तो वो विराम अवस्था में कही जाती है। तो गति और विराम एक दूसरे के से संबंधित होती है, यानी आपेक्षिक होते हैं, एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं। जैसे कि अब देखिए, गति और विराम को में देखिए, जैसे हम नाव ले लेते हैं, नाव पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो देखिए, अगर हम व्यक्ति को नाव के दृष्टि से देखें, नाव को देखते हुए व्यक्ति की जो गति होगी, व्यक्ति की स्थिति होगी, वो विराम अवस्था में होगी, क्योंकि वो नाव के साथ साथ चल रहा है। जितना नाव में परिवर्तन हो रहा है, उतना उसी व्यक्ति के भी परिवर्तन हो रहा है। तो नाव के हिसाब से उस व्यक्ति विराम अवस्था में। लेकिन यदि अगर हम नदी को देखें, नदी का किनारा देखते हुए उस व्यक्ति को देखें, तो वो गति अवस्था में होगा, क्योंकि किनारा एक स्थान पर है और किनारा को देखते हुए वो व्यक्ति समय के साथ साथ उसका परिवर्तन हो रहा है। तो ये गति और विराम एक दूसरे के रिलेटिव हैं। वास्तव में कोई भी वस्तु निरपेक्ष विराम अवस्था में नहीं हो सकती है। तो आगे देखते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि नाव और व्यक्ति के उदाहरण देखते हुए ये पता चलता है कि कोई दो वस्तु एक साथ गति एवं विराम अवस्था में हो सकती है। कोई भी वस्तु निरपेक्ष विराम अवस्था में नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार दोस्तों, अब देखते हैं आगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी तथा विस्थापन। दूरी
ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये अदिश राशि होती है, और जबकि विस्थापन सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटीज होती है। तो दूरी क्या होती है? दूरी किसी निश्चित समय में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे 1 सेकंड में 5 मीटर, तो ये हुई दूरी। और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन क्या होता है? किसी गतिमान वस्तु के प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे देखिए, ये हुआ, जैसे कोई वस्तु ए से बी गई और बी से सी गई, तो इस वस्तु की कुल दूरी हो जाएगी, ये जैसे 2 है, ये 1 है, तो इसकी कुल दूरी हो गई 3 मीटर। जबकि इसका विस्थापन क्या होगा? विस्थापन इसका AC होगा। तो ये कितना हो जाएगा? इसका विस्थापन हो जाएगा √5। ये विस्थापन इतना हो जाएगा AC। तो इस प्रकार विस्थापन सदिश राशि हुई। अब देखिए चाल तथा वेग, जैसे कि ये दूरी सदिश राशि है, तो उसी प्रकार चाल दूरी अदिश राशि है, तो चाल भी अदिश राशि होगी, और विस्थापन सदिश राशि है, तो वेग सदिश राशि होगी। तो इस प्रकार देखिए, चाल एवं वेग एकांक समय में तय किए गए दूरी को चाल कहते हैं, स्पीड, जबकि एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग, वेलोसिटी कहते हैं। तो अब देखिए, समान एवं असमान गति, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई गतिमान वस्तु बराबर समय में बराबर दूरी तय करे तो उसकी गति को समान गति कहते हैं, जबकि बराबर समय में भिन्न भिन्न दूरी तय करे तो उसकी गति को असमान गति कहते हैं। जैसे 2 वस्तु है, कोई ले लीजिए, 2 बाइक है, तो इसमें एक ही समय में, जैसे 1 घंटे में 5 किलोमीटर जाते हैं, फिर अगले 1 घंटे में 5 किलोमीटर जा रहे हैं, फिर अगले 1 घंटे में 5 किलोमीटर जा रहे हैं, तो इसकी गति क्या होगी? समान हो गई, क्योंकि हर 1 घंटे में वो 5 किलोमीटर जा रहे। और अगर 1 घंटे पहले घंटे में 5 किलोमीटर जाए, अगले घंटे में 7 किलोमीटर जाए, यानी प्रत्येक घंटे में उसकी चाल परिवर्तित होती रहे, तो उसको असमान गति कहते हैं। तो इस प्रकार हुआ समान एवं असमान गति। अब देखिए, सापेक्ष वेग, रिलेटिविटी वेलोसिटी, सापेक्ष वेग। यदि 2 वस्तुएं एक ही समय में भिन्न भिन्न वेग से गतिमान हो, तो एक वस्तु के वेग के सापेक्ष दूसरी वस्तु के वेग को सापेक्ष वेग कहते हैं। जैसे माना कि 2 वस्तुएं हैं जो एक दूसरे से समांतर चल रही हैं, तो इसकी भी, जब दोनों वस्तुएं समांतर चल रही हैं, तो इसकी भी 2 स्थितियां हो सकती है, या तो दोनों एक ही दिशा में चल रही हों या विपरीत दिशा में चल रही हों। तो पहला है जब दोनों एक ही दिशा में चल रही हों, तो दोनों वस्तुएं मान लो एक u वेग से चल रही है और दूसरी v वेग से चल रही है, तो देखिए पहली वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का वेग जब एक ही दिशा में चल रही हो, तो दूसरी वस्तु का वेग v माइनस u होगा, तथा दूसरी वस्तु का पहली वस्तु के सापेक्ष वेग u माइनस v होगा। और दूसरी कंडीशन क्या है? जब दोनों वस्तुएं एक दूसरे के विपरीत अपोजिट चल रही हों, तो ऐसे कंडीशन में दोनों पहली वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का वेग v प्लस u होगा, अथवा दूसरी वस्तु का पहली वस्तु के सापेक्ष वेग u प्लस v होगा। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं। अभी हमने सापेक्ष वेग बताया, अब देखिए निरपेक्ष वेग क्या होता है। एब्सोल्यूट वेलोसिटी। निरपेक्ष वेग, यदि एक वस्तु स्थिर हो तथा दूसरी वस्तु चल रही हो, तो दूसरी वस्तु यानी जो चल रही है दूसरी वस्तु के वेग को निरपेक्ष वेग कहते हैं। जैसे कोई रेलगाड़ी जा रही है और बगल में जैसे पेड़ स्थिर होता है, तो पेड़ के स्थिर है और रेलगाड़ी चल रही है, तो रेलगाड़ी के चाल को, रेलगाड़ी के वेग को निरपेक्ष वेग कहेंगे। त्वरण क्या होता है आप देख लीजिए। त्वरण किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में हुए वेग में परिवर्तन को वस्तु का त्वरण कहते हैं। वस्तु का त्वरण कहते हैं। त्वरण भी एक सदिश राशि होती है। इसकी दिशा वही होती है जो वेग की दिशा होती है। तो त्वरण को एक ऐसे भी कह सकते हैं
वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिए मंदन क्या होता है। ये हुआ एक्सेलरेशन त्वरण, मंदन रिटर्डेशन। जब वेग लगातार घट रहा हो, यानी कि उसका त्वरण ऋणात्मक हो, तो इसे मंदन कहते हैं। जैसे कोई कार जा रही है, ब्रेक लगाने पर उसका वेग धीरे धीरे घटता रहता है लगातार, तो इसे क्या कहते हैं? मंदन, रिटर्डेशन कहते हैं। अब देखिए गति के समीकरण। गति के 3 समीकरण होते हैं। तो गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। माना कोई वस्तु है जो u वेग से चलना प्रारंभ करती है तथा त्वरण उसका समान है, एक समान त्वरण से वो आगे बढ़ रही है, और t सेकेंड बाद वो चलते हुए t सेकेंड बाद s दूरी तय कर लेती है, और s दूरी करने तक उसका वेग v हो जाता है। तब u यानी प्रारंभिक वेग, त्वरण, समय, दूरी तथा अंतिम वेग के संबंध को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। ये 3 समीकरण हैं, जैसे v = u + at और s = ut + ½ at² v² = u² + 2as। तो अब देखिए ये पहले समीकरण का डेरिवेशन देखते हैं। जैसे कि माना कि कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है और उसका त्वरण नियत है, तो नियत त्वरण से आगे बढ़ते हुए t सेकेंड तक चलने पर उसका अंतिम वेग v हो जाता है। तो इस प्रकार उसके 1 सेकेंड में वृद्धि को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो 1 सेकेंड में हुए वृद्धि बराबर a होता है, इसलिए t सेकेंड में वृद्धि a × t = at हो गया, t सेकेंड में वृद्धि। तो इस प्रकार t सेकेंड बाद वस्तु का वेग क्या होगा? जो उसका प्रारंभिक वेग रहा है और उसके वेग में जो वृद्धि हुई, दोनों को ऐड कर देंगे तो उसकी अंतिम वेग यानी कि v निकल आएगा। तो t सेकेंड बाद वस्तु का वेग इक्वल टू प्रारंभिक वेग प्लस वेग में वृद्धि, v = u + at होगा। ये गति के पहला समीकरण है। तो अब देखते हैं दूसरा और तीसरा समीकरण। ये है गति का दूसरा समीकरण, इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। तो देखिए जिस प्रकार समीकरण 1 में प्रत्येक सेकंड में वस्तु a मीटर की a की वृद्धि होती थी प्रत्येक सेकंड में, तो उसी प्रकार प्रत्येक अगले सेकंड में वस्तु के वेग में a वृद्धि होती है। अतः गति आरंभ होने के 1 सेकंड बाद उसका वेग u + a हो जाएगा, तथा गति समाप्त होने के 1 सेकंड बाद 1 सेकंड पहले वेग v - a हो जाता है। जैसे कि जितना प्रारंभ हुए उसका वेग प्रारंभ में था, उसमें a की वृद्धि हुई, तो टोटल वेग क्या होगा? u + a 1 सेकंड बाद। और गति समाप्त होने पर अंतिम वेग उसका v था, उसके 1 सेकंड पहले वेग v - a हो गया। तो औसत वेग u हो जाएगा u + a + v - a/2 = u + v/2। ये औसत वेग हो गए। इसी प्रकार देख लेते हैं अगले 2 सेकंड में। इसी प्रकार गति आरंभ होने के 2 सेकंड बाद वेग क्या होगा? u + 2a होगा, तथा गति समाप्त होने के 2 सेकंड पहले वेग v - 2a हो जाएगा, तथा औसत वेग u + 2a और प्लस v - 2a/2 = हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, u + v/2 हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि त्वरण के नियत होने पर औसत वेग सदैव नियत रहता है। इस प्रकार तो वेग u + v ही रहता है। जब तक कि यह दूरी तय करने का संबंध रहेगा, तब तक इसका औसत वेग u + v/2 ही रहेगा। तो इस प्रकार मान लेते हैं कि माना वस्तु t सेकेंड तक इसी औसत वेग u + v से ही चलती रही है, तो इसलिए वस्तु द्वारा t सेकेंड में तय किए गए दूरी क्या होगा? औसत वेग गुणे समय। तो औसत वेग दूरी s = हो जाएगा औसत वेग u + v/2 × t हो जाएगा। तो हो जाएगा
अब देखिए v का मान रखने पर, समीकरण 1 से v का मान u प्लस ए टी रखने पर u हो जाएगा u प्लस ए टी अपान 2 इंटू टी हो जाएगा। तो u प्लस यू 2u प्लस ए टी अपान 2 इंटू टी हो गया। अब देखिए ये हो गया, t से मल्टीप्लाई करने पर 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपान 2 हो गया। अब इसमें देखिए 2 से दोनों में डिवाइड करने पर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। तो दूरी गति के दूसरे समीकरण से हम दूरी ज्ञात करने के लिए इस फार्मूला s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का प्रयोग करके दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो अब देखते हैं गति का तीसरा समीकरण। तो फ्रेंड ये गति का तीसरा समीकरण है। तो गति का तीसरा समीकरण का डेरिवेशन कैसे हम करेंगे डेरिवेट। तो देखिए समीकरण 1 का वर्ग स्क्वायर करने पर, समीकरण 1 का वर्ग करने पर क्या होगा। तो v समीकरण 1 क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, इसका स्क्वायर करें तो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2u ए टी प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया। तो अब देखिए u स्क्वायर है प्लस इन दोनों में से 2a कॉमन लिए तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। अब देखिए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अभी हमने समीकरण 2 में पढ़े थे कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो इसके बराबर s रख देंगे, तो इसलिए v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2a s हो जाएगा। ये गति का तीसरा समीकरण हो गया, ये गति का तीसरा समीकरण हो गया। तो इस प्रकार ये 3 समीकरण हो गए। अब देखिए ये एक कंडीशन है, नोट, इसको आप बहुत ध्यान देने की बात है, इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो ये तीनों समीकरण तभी लागू होंगे जब त्वरण नियत हो, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तथा गति एक सीधी रेखा में, सरल रेखा में होगी, तभी ये तीनों समीकरण लागू होंगे। अब देखिए गुरुत्व के अंतर्गत गति, मोशन अंडर ग्रेविटी, जब हम किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से नीचे गिराते हैं तो उसमें क्या होता है, वो वस्तु का वेग लगातार बढ़ता जाता है, क्योंकि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल से किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। इसलिए उस वस्तु को हम मुक्त रूप से ऊपर से छोड़ते हैं तो उसका वेग लगातार एक समान दर से बढ़ता जाता है, अतः उसमें भी नियत त्वरण उत्पन्न होता है और यह गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। तो इसलिए इस जो नियत त्वरण उत्पन्न हो जाता है इसे गुरुत्वीय त्वरण जी कहते हैं। तो इसका मान क्या होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब देखिए गति के समीकरण में, अब हम गुरुत्व के अंतर्गत जो गति है, गुरुत्वीय गति, उसका हम समीकरण कैसे निकालेंगे, इसे सरल रेखा वाली गति से ही, वो समीकरण से, जैसे ए इक्वल टू जी रख देंगे और जहाँ पे दूरी है वहाँ पे ऊंचाई h रख देंगे, s इक्वल टू h रखने पर गुरुत्व गति के समीकरण हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस जी टी और h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस 2gh। तो अब देखिए एक समीकरण और है, ये देखिए इसका हम डेरिवेशन नहीं कहेंगे, ये डायरेक्ट इसको बता देते हैं। किसी विशेष सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी, जैसे कि हम बोल दें कि 10वें सेकंड में उसका वेग दे दिया, प्रारंभिक अंतिम वेग दे दिया और दूरी ज्ञात करना है, तो हम कहते हैं 10वें सेकंड में वस्तु की दूरी क्या होगी, कितनी दूरी तय की है 10वें सेकंड में, तो उसका समीकरण है 3वें सेकंड में चली गई दूरी वह u प्लस हाफ a इन ब्रैकेट 2t माइनस 1 होता है। तो ये हुआ। तो फ्रेंड आज की हमारा यही इतना ही आज के लिए, और अब आगे हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, देखिए हो सकता है हम प्रक्षेप गति की बनाते हैं। तो आपको दोस्तों हमारी वीडियो कैसे लगी आप अपने हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और यदि दोस्तों अभी तक हमारे चैनल स्टडी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें सपोर्ट मिले और हम और आगे आपके लिए कुछ और अच्छी वीडियो अच्छे टॉपिक्स पे वो करें। और फिलहाल दोस्तों इस समय मैं अभी ज़्यादा अपने वीडियो में क्वालिटी नहीं ला पा रहा हूँ, तो इसके लिए सॉरी।
तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।